प्रोकैरियोटिक सेल में बतलाए हुए थे कि इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और साथ ही साथ इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होता है। इसका एग्जांपल बताए हुए थे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएल हो गया, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। ये जनरली स्मॉलर यानी कि ये जनरली बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो अपना जो नंबर बढ़ाते हैं बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जितने छोटे होते हैं नंबर अपना ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। साइज और शेप की यदि बात करेंगे तो इनका साइज और शेप बहुत अलग अलग होता है, सभी में अलग अलग होता है। ये क्लियर। बैक्टीरिया के पास चार बेसिक शेप्स होता है, जिसमें से एक शेप हो गया बैसिलस यानी कि रॉड लाइक, जिसका एग्जाम्पल हम बतलाए हुए थे लैक्टोबैसिलस। दूसरा कॉकस, जो कि स्फेरिकल होता है, राउंडेड गोल टाइप का, इस टाइप का, जिसका एग्जाम्पल हम बतलाए हुए थे स्ट्रेप्टोकॉकस। विब्रियो, जो कि कॉमा के जैसे दिखता है, जिसका एग्जाम्पल बतलाए हुए थे विब्रियो कॉलरा। और स्पाइरुलम, जिसका जो कि स्पाइरल के जैसे शेप होता है। तो ये बैक्टीरिया के टोटल 4 शेप होते हैं। उसके बाद बतलाए हुए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि हो गया सेल एनवेलप हो गया, मीसोसोम हो गया, क्रोमेटोफोर, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। इन सब के बारे में पढ़ना है और इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कल पढ़ लिए हुए थे सेल एनवेलप। जिस सेल एनवेलप में मैंने बतलाया हुआ था कि जो सेल एनवेलप होता है ये बहुत से केमिकल्स से बना हुआ होता है। जो सेल एनवेलप है ये मेनली 3 होता है। सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर वाला सेल वॉल और सबसे अंदर वाला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे पहला जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में मैंने बतलाया हुआ था कि ये आउटर लेयर है, यानी कि ये सबसे बाहर वाला लेयर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इनका जो कंपोजिशन और थिकनेस है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है। इट में बी स्लाइम लेयर। जो ग्लाइकोकैलिक्स है इनके मेनली 2 टाइप के वॉल होते हैं। एक होता है लूज, पतला टाइप का शीथ, जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, और दूसरा होता है थिक एंड टफ, थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, जिसको बोलेंगे कैप्सूल। क्लियर। दूसरा बतलाए हुए थे सेल वॉल, जो कि मिडिल लेयर होता है, जो कि सभी प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। एक्सेप्शन इसका बतलाए हुए थे माइकोप्लाज्मा। ये जो सेल वॉल है ये सेल को शेप देता है, साथ ही साथ उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, जो कि उसको अदर बैक्टीरिया के कोलैप्स यानी कि टकराने, टूटने, फूटने, बर्स्ट होने से उनको बचाते हैं। उसके बाद था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे अंदर वाला लेयर है, और मैंने बतलाया हुआ था कि ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है यानी कि वो सभी चीजों को अपने अंदर आने की परमिशन नहीं देता है, वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने अंदर आने की परमिशन देता है। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट की बात करें या फिर वो यूकैरियोट की बात करें, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो यहां तक कल बतलाए हुए थे। अब आना है यहां से। देखो, based on the type of cell, based on the type of cell envelope and responsible to gram staining, bacteria are of 2 types। ग्राम स्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो पतला सा एक लेयर होता है, जब यदि कभी प्रैक्टिकल करोगे इन फ्यूचर तो वहां पे देखोगे कि जैसे कोई ब्लड टेस्ट होता है ना, तो उस ब्लड टेस्ट पे जो ब्लड होता है, जैसे मान लो ये पतला सा कांच होता है, इतना ऐसे ही, इतना चौड़ा और इतना ही बड़ा, तो वो जो ब्लड होता है वो बीच में नहीं, वो साइड में डाला जाता है, और दूसरे शीशे से क्या किया जाता है, उसको इस तरह से करवा देते हैं। ठीक है, स्पीड में, ये नहीं कि उसको एक शीशे से ऐसे पोत रहे हैं, ऐसे नहीं, सीधा स्पीड में। अब ब्लड क्या होगा, दोनों पे लग जाएगा, यानी कि ब्लड सेल्स दोनों पे आ जाएगा। अब जब ब्लड सेल्स दोनों पे आ जाएगा तो वो इसलिए किया जाता है कि मान लो एक कहीं से कोई गड़बड़ हो जाए, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, तो कम से कम दूसरे वाले से टेस्ट कर सके या फिर कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो उसके कारण ये हो सकता है कि मान लो एक में ही लगा हुआ है, और यदि एक यदि मान लो खो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को बोला जाएगा, रोगी को, कि फिर से अपना ब्लड दो। ठीक है,
तो वो उसके साथ उसमें आगे फिर जब लैब में ले जाते हैं तो वहां पे उसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया जाता है, उसको सुखाया जाता है। तो इन सब प्रोसेस को बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो बैक्टीरिया को दो टाइप में बांटा गया है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कैसे बैक्टीरिया होते हैं? दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। यानी कि मान लो कि एक सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मान ले रहे हैं कि मान लो किसी ने मान लो मेरे से 100 रुपया लिया, बोला कि सर हमको काम है दीजिए, हम उसको 100 रुपया दिए। यदि वो बाद में हमको रिटर्न कर देता है, यानी कि रिटेन कर देता है, मतलब कि वो पॉजिटिव, वो सही इंसान है। मान लो कोई हमको बोला कि सर हमको 100 रुपया 200 500 1000 रुपया दीजिए, और पता चला लेके आज गायब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिव इंसान है, गड़बड़ है वो। तो वैसे ही बैक्टीरिया के साथ भी होता है। जब बैक्टीरिया में स्टेनिंग की जाती है, जब बैक्टीरिया में कलरिंग किया जाता है, तो जब वो कलर लेता है और बाद में फिर से वो अपने कलर में आ जाए, उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो एक बार किसी से ले ले, यानी कि जो एक बार कोई कलर को अचीव कर ले, उसके बाद जब वो दूसरे कलर में ना आए, तो उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। यानी कि जो एक बार हो गया, अब वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा, दोबारा पीछे नहीं होगा, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यही जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस ग्राम स्टेनिंग मेथड्स को डेवलप किया था, जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो इन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया ग्राम स्टेनिंग। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये क्या है? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर? अब ये देखो, पहला हो गया हमारा जो कि था सेल एनवेलप। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? मीसोसोम एंड क्रोमैटोफोर। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब देखो मीसोसोम, पहले मीसोसोम के बारे में देख लो। मैंने बतलाया हुआ था हल्का सा गुब्बारे के जैसे घुमा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मीसोसोम, ये वाला। यही मीसोसोम जो होता है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही घुमा करके बना दिया गया है क्या? मीसोसोम। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही फोल्ड करके बनाया गया है क्या? मीसोसोम। इट इंक्लूड्स वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिली। इसके अंदर वेसाइकल्स आते हैं, ट्यूब्यूल्स आते हैं और लैमिली आते हैं। और ये जो मीसोसोम होता है ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। यानी कि गैसेस को अंदर लेने में और छोड़ने में कौन मदद करता है? मीसोसोम, प्रोकैरियोट्स में, याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ मीसोसोम। फंक्शन अब इसका देख लो, मीसोसोम का जो अभी बोले हैं उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। देखो पहला फंक्शन, फंक्शन नंबर 1 फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक, देखो जो सबसे पहले बन गया, अब वो क्या करेगा? दूसरे को। अब मान लो जैसे घर में होता है ना कि यदि घर सही हो, तो उसमें क्या होगा? अब मान लो घर गड़बड़ है, यानी कि घर में किसी के बीच आपसी प्रेम नहीं है, तो क्या होगा? बड़ा भाई यदि कुछ बन जाएगा, छोटे भाई से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं यदि वो घर सही हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, तो उसमें क्या होगा? यदि बड़ा भाई कुछ बन गया है तो वो चाहेगा कि छोटे भाई को भी कुछ बनाए। सेम वैसे ही सबसे पहले बनता है सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन बन गया तो सेल मेम्ब्रेन का ही तो इनफोल्डिंग है ये मीसोसोम। तो ये मीसोसोम क्या करता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद वाला लेयर कौन सा है? सेल वॉल। तो ये जो मीसोसोम है ये सेल फॉर्मेशन में भी उसकी मदद करता है। क्लियर? फॉर डीएनए या फिर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब नंबर बढ़ाना। तो जो डीएनए है या फिर बोल दो क्रोमोसोम, जब आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ाऊंगा कि जैसे मान लो ये सेल है, उसी दिन तो शायद मैं पढ़ाया हुआ था, हाँ, उसके अंदर में न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर में तो होते हैं क्रोमोसोम और इसी के अंदर तो होता है डीएनए। क्लियर? तो हाँ
होमोलोगस नॉन होमोलोगस आगे अगला चैप्टर में आएगा वो। तो डीएनए या फिर क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन यानी कि उनके नंबर बढ़ाने में एक आएगा डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस मतलब बनाना, डीएनए को बनाना, और रेप्लिकेशन मतलब उसका नंबर बढ़ाना। तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन में भी मदद करता है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स। अब बोलोगे सर डॉटर सेल्स क्या होता है? जैसे याद करो सेल थ्योरी में यदि हम बतलाए हुए थे कि एक सेल है, अब यही सेल क्या होगा, दो सेल बनाएगा डिवाइड होकर के। तो ये एक सेल जो दो सेल बनाएगा, ये वाला और ये वाला, तो इन्हीं सेल्स को बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्लियर? तो डॉटर सेल्स में अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम था उसको इनमें लाने में भी ये मीसोसोम मदद करता है। फॉर रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और जो कि मैंने बार बार इसको समझाया भी बताया भी कि ये जो मीसोसोम होता है ये क्या करता है, रेस्पिरेशन यानी कि गैसेस के एक्सचेंज में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस के एक्सचेंज में, यानी कि इसको अंदर आने देने में और बाहर ले जाने में, इन सब में उनकी मदद करता है। साथ ही साथ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, यानी कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे मान लो कि ये हम बोले कि इस रूम का एरिया इतना है, अब हमको इस रूम का एरिया बढ़ाना है, तो ये बीच वाला दीवार तोड़ देंगे, क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो वहीं ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मीसोसोम है, ये क्या करता है, सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको बढ़ाने में भी उसकी मदद करता है। यानी कि मान लो ये इतना है तो इसको और हल्का सा बढ़ाने में मदद करेगा, इसको और हल्का सा बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि ये जो मीसोसोम है ये सेल मेम्ब्रेन के एरिया को भी बढ़ाने में उसकी मदद करता है। क्लियर? उसके बाद क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर मैंने बतलाया हुआ था कि ये कैसे होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन सम प्रोकैरियोट, यानी कि सारे प्रोकैरियोट में ये नहीं होते हैं लेकिन ज्यादातर प्रोकैरियोट में ये होते हैं, और इनके अंदर कुछ पिगमेंट पाया जाता है। इनके अंदर कुछ पिगमेंट पाया जाता है, मैंने बतलाया हुआ था वो पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस में कर पाते हैं। क्लियर? तो क्रोमैटोफोर क्या है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग है, यानी कि जिसके अंदर पिगमेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में उसकी मदद करता है। तो एक एग्जांपल यहां पे दे दिए, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोइड। मैंने बतलाया हुआ था कि क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर का सामान जो होगा वो बिखरा हुआ रहेगा, बिखर जाएगा। तो उसके अंदर का जो सामान होता है, उसके अंदर का जो बिखरा हुआ सामान होता है, उसी सामान का नाम है न्यूक्लियोइड। देखो यहां पे स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस नेक्ड सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। ठीक है, यानी कि ये कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, यानी कि ऐसा डीएनए है जो कि सर्कुलर टाइप है, लेकिन ये पूरा इसका प्रॉपर शेप नहीं है, इसके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसा जो वहां पे सिंगल क्रोमोसोम है उसके अंदर मौजूद रहेगा और उसी से बनता है ये न्यूक्लियोइड। यानी कि जितने वहां पे पूरा देखे होगे, कोई इधर कोई उधर, कोई सा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ याद रखो, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बिखरा हुआ होता है, और जब वो बिखरा हुआ होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो बिखरा हुआ होगा तो उसी का नाम क्या है, न्यूक्लियोइड। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड। क्लास 12th में जब आओगे तो वहां पे एक चीज पढ़ाएंगे, जो डीएनए के शेप की यदि बात करेंगे तो एक तो डीएनए बताएंगे कि इस टाइप का होता है, ऐसे स्ट्रैंड बताएंगे, ठीक है। एक डीएनए बताएंगे इस टाइप का होता है,
ठीक है, इस टाइप का डीएनए बताएंगे तो ये होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, गोलाकार टाइप का, तो सर्कुलर डीएनए। तो वही बोल रहा है बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं, ठीक है, वही यहां पे बोल रहा है। इट गिव्स सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये क्या देता है, ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक यहां पे आ गया। अब यही सब चीज क्या होता है, 12th में काम आता है, इसीलिए बोला जाता है कि 11th इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक क्या है, बाहर से देखने में हमें जैसा लग रहा है दैट इज फिनोटिपिक, ठीक है। जैसे जब वहां पे आओगे तो वहां पे पढ़ाएंगे जेनेटिक्स, जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि कैपिटल टी मतलब टॉल, कैपिटल टी मतलब भी टॉल, और स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। तो ये हुआ उसका जीनोटाइप, क्या हुआ, जीनोटाइप। जब मान लो कि ये मान लो एक पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ में ऐसे स्टेम निकला हुआ है, कोई डाली निकली हुई है। अब इस डाली को हमने देख करके बता दिया कि ये डाली लंबा है या फिर छोटा है, दैट इज फिनोटिपिक। जीनोटिपिक, अब यदि वो लंबा है तो ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जो कि हम बाहर से देख के पता नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उसका डीएनए देखना पड़ेगा, तब हम पता कर पाएंगे कि वो उसका उसका जीनोटाइप कौन सा है, ठीक है। तो जीनोटिपिक हमें दिखता नहीं है, फिनोटिपिक मतलब जो हमें दिख रहा है एक्सटर्नली, बाहरी, दैट इज फिनोटिपिक। तो ये जो डीएनए है ये क्या करता है, ये कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। और वैसे भी डीएनए का काम ही होता है, यानी कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल के कारण ही तो हम अपने मम्मी पापा के जैसे थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। बहुत होता है ना कि बोलता है कि इसका हेयर स्टाइल पापा के जैसे है, इसका चाल ढाल मम्मी के जैसे है, इसका बात करने का तरीका पापा के जैसे है। जैसे बहुत को देखोगे कि मान लो कि बैठा हुआ है तो बहुत को देखोगे कि ऐसे इस पे हाथ रख के ऐसे किया रहे उसके पापा। बहुत बच्चा भी ऐसा होता है कि उसी टाइप से रख करके वो किया हुआ रहता है। तो वो सब मतलब कि बहुत चीजें मिलता जुलता है। हेयर स्टाइल हो गया, फिर आई का कलर हो गया कि आंखें काली है या फिर ब्राउन भूरी है, तो ये सब क्या होता है, मम्मी पापा से ही मिलता है। तो वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्या होता है, ये छोटा होता है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और ये क्या करता है, उसको कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। क्लियर। उसके बाद फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, तो फ्लैजिला एक, दीज आर थिन मतलब पतला, फिलामेंटस, फिलामेंट का एक्सटेंशन यानी कि फैला हुआ है, जो कि स्टार्ट होता है सेल वॉल से। देखो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फ्लैजिला कहां से बनाते हैं, यहां से। क्लियर। बट याद रखना फ्लैजिला का जब भी स्ट्रक्चर बनाना, आगे से बनाना, सेल वॉल से बनाना, क्योंकि ये देखो ऐसा छुपा हुआ चीज नीट एग्जाम में पूछता है कि जो फ्लैजिला है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्ट हो रहा है सेल वॉल से। तो वही बोल रहा है कि फ्लैजिला बहुत पतले पतले फिलामेंट के जैसे एक्सटेंशन, फैले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है कहां से, सेल वॉल से, जो कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी, मोटाइल, गतिशीलता प्रदान करता है। क्लियर। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरिड इन डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी कि फ्लैजिला का जो नंबर है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है किसी में एक ही फ्लैजिला हो सकता है किसी में 2 फ्लैजिला हो सकता है किसी में 3 फ्लैजिला हो। तो अलग अलग बैक्टीरिया में इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। अब ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया फिलामेंट, जो कि ये बीच वाला पार्ट फिलामेंट। एक हो गया हुक, जहां से ये लास्ट वाला पोर्शन, क्योंकि वहीं से वो क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और एक हो गया बेसल बॉडी, जहां से वो अटैच होते हैं, दैट इज बेसल बॉडी। तो ये हुआ बेसल बॉडी, ये हुआ फिलामेंट, और ये क्या हुआ, हुक। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, देख रहे हो यहां पे मैंने जो बनाया, फिलामेंट क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या है, फिलामेंट ही है। एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस, सेल सरफेस टू आउटसाइड, जो कि
सेल सरफेस से लेकर के बाहर तक फैला हुआ है, दैट इज फ्लैजिला। क्लियर? तो पहले इधर नोट कर लो। कहां से नोट करना है? यहां से ना? हाँ यहां से। देखो यहाँ पे है पिलाई एंड फिमरी। मैंने बतलाया हुआ था कि पिलाई और फिमरी क्या है? ये सरफेस स्ट्रक्चर है, यानी कि उसके सरफेस पे प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर है, जिसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, गतिशीलता प्रदान करने में उसका कोई रोल नहीं है। उसका सिर्फ रोल है, वो गतिशीलता प्रदान उसको कौन करता है? फ्लैजिला। ऐसे ही देखो, यदि एक फ्लैजिला है तो ऐसे ही रहेगा, ज्यादा फ्लैजिला है तो भी ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा। पिलाई को सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में पढ़े हुए होंगे, तो वो पिलाई को सिंगुलर में, यानी कि यदि सिर्फ एक की ही बात करें तो वहां पे पाइलस बोलते हैं। इलोंगेटेड लंबा स्ट्रक्चर है, जो कि बना हुआ होता है एक स्पेशल प्रोटीन का, जिसका नाम होता है पिलिन। फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर। जो फिम्बरी है वो छोटे छोटे देख रहे हो, इस पे प्रेजेंट एक फाइबर के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पूरे सेल में स्प्राउटिंग यानी कि फैला हुआ होता है, जो कि एक बैक्टीरिया से किसी चीज से अटैच करने में उसकी मदद करता है, ये याद रखना। उसके बाद राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। इनके यदि साइज की बात करेंगे तो 15 से 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है। ये दो सब यूनिट के बने हुए होते हैं, 50s प्लस 30s से बनाता है 70s। जैसे मैथ में यदि पढ़ोगे तो 50s प्लस 30s कितना होगा? 80s। बट यहाँ पे बायो में 70s राइबोसोम के केस में 10s क्या होता है? एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है, सॉरी हाँ, तो 10s निकल गया तो बचा कितना? 70s। तो एक बड़ा यूनिट होता है राइबोसोम का 50s और एक छोटा यूनिट 30s, दोनों मिलकर के बन जाते हैं 70s। क्लियर? देखो यहाँ पे 50s और 30s मिल गए 70s। क्लियर? जब यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है 80s। 60s प्लस 40s बराबर 80s। बट प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70s। और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। यहाँ पे S का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे 10 nm मतलब नैनोमीटर, M फॉर मीटर, तो S का मतलब क्या है? S फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको उसका डेंसिटी मेजर और डेंसिटी और साइज मेजर करने में उसका यूज किया जाता है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, दे आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने बतलाया कि राइबोसोम का क्या काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब उधर मैंने स्ट्रक्चर बतलाया हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, वहां पे भी मैंने बतलाया हुआ था ये क्या करते हैं? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। बहुत सारे आरएनए ऐसे होते हैं जो एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं, और सिंगल एमआरएनए से अटैच हो करके ये एक पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब ज्यादा और राइबोसोम मतलब राइबोसोम, यानी कि जब ये बहुत ज्यादा राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। एंड सब क्रोमेटोफोर मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, उसमें एक अपना रोल प्ले करता है, रोल अदा करता है। जैसे मान लो कि किसी टाइम यदि मान लो केमिस्ट्री वाले कोई टीचर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और यदि मान लो मैं फ्री रहूं, तो उस टाइम मैं क्या कर सकता हूं कि हो सकता है मैं कुछ पढ़ा दूं वहां पे, बट मेनली तो मैं केमिस्ट्री नहीं ना पढ़ा रहा हूं, तो वैसे ही क्रोमेटोफोर मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। क्लियर? उसमें अपना रोल प्ले लेकिन करता है थोड़ा थोड़ा बहुत। इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में यानी कि सेल के अंदर छोटे छोटे नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि यदि उनको कोई फूड बाद में नहीं मिल पा रहा है तो वो इस फूड से अपना काम चला ले। और ये फ्रीली, यानी कि ये नहीं कि ये यहीं पे प्रेजेंट होंगे, ये कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हो कहीं पे भी ये हैं, हाँ साइटोप्लाज्म के अंदर देख रहे हो, ये सारे ये सब क्या है? वही तो है। क्लियर? एग्जाम्पल
फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स इस सब का एग्जाम्पल है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया, गैस वैक्यूल्स हो गया, ये सब क्या है, इंक्लूजन बॉडीज। एक नोट पॉइंट याद रखना कि जो गैस वैक्यूल होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। यहां से ये एक इंपॉर्टेंट है, एक बार ये नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। क्लियर, लिख लो, यही से था ना।